गुड मॉर्निंग, नमस्कार। करेली वेट के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने बच्चे पंजाब हरियाणा की कॉमन जो कैपिटल है चंडीगढ़, उसके बारे में जाना था। आशा करता हूँ कि प्रीवियस वीडियो में जो भी कराया वो आपने अच्छे से रिवाइज़ किया होगा और अच्छे से नोट्स बनाए होंगे और आपको अच्छे से जो भी डाटा कराया वो याद हो गया होगा। आज हम बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं और बहुत कम टीचर पढ़ाते हैं, पंचायती राज। और बच्चे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इवन ग्राम सचिव का अगर पेपर है तो उसमें तो फिर 2 से 3, 3 से 4 क्वेश्चन भी ठीक है ग्राम पंचायत से, पंचायती राज से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लेंगे पंचायती राज। पंचायती राज जिसे क्या भी कहते हैं, स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं बच्चे। स्थानीय स्वशासन का अर्थ क्या है? स्थानीय लोगों द्वारा खुद की समस्याओं को सुलझाने के लिए किया गया शासन क्या कहलाता है? स्थानीय स्वशासन कहलाता है। मतलब इसका अर्थ क्या है, एक बार मैं समझाता हूँ। जैसे कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या था, एक सेंटर गवर्नमेंट थी और एक स्टेट गवर्नमेंट थी, है ना, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। बाद में 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और एक तीसरे टाइप की सरकार भी बनाई गई, है ना, पंचायत लेवल पे, जिसे हम क्या बोलते हैं, पंचायती राज बोलते हैं, जिसको फर्दर 3 लेवल पे डिवाइड किया गया। एक तो ग्राम लेवल पे, विलेज लेवल पे, एक खंड लेवल पे और एक जिला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, है ना। तो पंचायती राज जिसे क्या भी कहते हैं, स्थानीय स्वशासन कहते हैं। स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या है? स्थानीय लोगों द्वारा खुद की समस्याओं को सुलझाने के लिए किया गया शासन क्या कहलाता है? स्थानीय स्वशासन कहलाता है ना, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसे क्या भी कहते हैं, पंचायती राज कहते हैं। अब पंचायती राज शुरू में नहीं था बच्चे, सेंटर और स्टेट 2 ही टाइप की सरकार होती थी और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वें संशोधन 1992 के द्वारा, 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अब ये बाद में क्यों लाया गया, इसका उद्देश्य क्या है, एम क्या है पंचायती राज का? अगर वो देखें तो पंचायती राज का एम क्या है, उद्देश्य क्या है? एम पंचायती राज का उद्देश्य है बच्चे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, हिंदी में हो जाएगा सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण, ये उद्देश्य है किसका? पंचायती राज का। अब आप बोलेंगे कि सर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब ये है कि पावर किसी एक आदमी या एक सरकार के हाथ में नहीं होनी चाहिए, पावर डिवाइडेड होनी चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, एक बार समझना। एक वर्ड होता है सेंट्रलाइजेशन, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता कि जब हमारे यहाँ केवल एक ही सरकार होती, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ही होती। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है अब यहाँ पे, कि एक तो केंद्र सरकार है जिसके हाथ में ज़्यादा शक्तियाँ हैं, एक राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, और एक नीचे के लेवल पे, किस लेवल पे भी अपने यहाँ सरकार है, पंचायत लेवल पे भी अपने यहाँ एक गवर्नमेंट है, एक इकाई है जो काम करती है, गांव का विकास करती है। तो पंचायती राज का उद्देश्य क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, मतलब एक ही सत्ता के हाथ में सारी पावर ना हो, शक्तियों का क्या हो, विभाजन हो, है ना। केंद्र के हाथ में कुछ शक्तियाँ, कुछ राज्य के हाथ में शक्तियाँ, कुछ पंचायत के हाथ में शक्तियाँ हो। यही उद्देश्य है किसका? पंचायती राज का। आशा करता हूँ समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चे। पंचायती राज हालांकि प्राचीन काल में, ठीक है, वैदिक काल में भी देखा गया, अशोक के मौर्य काल में भी देखा गया, बट इतिहास में ये बोला जाता है कि पंचायती राज प्रमुख रूप से जिस काल में था उसको चोलों का काल कहते हैं। चोल वंश, चोल वंश के बारे में आपने बच्चे हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो पंचायती राज वास्तविक रूप से प्राचीन काल के अंदर किस वंश के अंदर था? तो चोल वंश के अंदर था, ठीक है, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। फिर आगे जब मुगल आते हैं, ठीक है, या दिल्ली सल्तनत के अंदर मुस्लिम सत्ता आती है, तो उस टाइम पे जो सरकारें हैं उस टाइम पे वो एक तरीके से सेंट्रलाइजेशन पावर हो गया था, सत्ता का केंद्रीकरण हो गया था। केंद्रीकरण का मतलब क्या है कि सारी की सारी शक्ति
राजा के हाथ में हुआ करती थी, क्योंकि गांव के लेवल पे विकास करने के लिए कोई समितियां, कोई इकाई नहीं थी, राजा ही विकास के कार्यक्रम थोड़े बहुत चलाता था। तो उस टाइम पे पंचायती राज कहीं पे भी नहीं था मिडिवल इंडिया के अंदर। मिडिवल इंडिया के अंदर क्या थी? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सेंट्रलाइजेशन का मतलब समझ गए ना बच्चे, कि एक ही एंटिटी, एक ही सत्ता के हाथ में क्या होगी? पूरी की पूरी पावर होगी, पूरी की पूरी शक्ति होगी, है ना। फिर उसके बाद आधुनिक काल के अंदर अंग्रेजों ने पंचायती राज को लागू किया था, और जिसको लागू करने वाला जो वायसराय था वो रिपन था, रिपन, है ना। इसलिए एक सवाल ये भी पूछा गया है, इंडिया जीके से भी रिलेटेड है और एचएसएससी में पूछा गया है कि स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? मॉडर्न इंडिया की बात करो, अंग्रेजों के टाइम की, तो ये बोला जाता है रिपन को। रिपन कौन था? रिपन वायसराय था, वायसराय। इसी ने सबसे पहले आधुनिक काल के अंदर किसको लागू किया था? पंचायती राज को लागू किया था। और कब लागू किया था बच्चे? 1882 में। और कहाँ पे लागू किया था? मद्रास में लागू किया था सबसे पहले। तो ये सवाल ऐसे भी पूछा गया है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। रिपन कौन है? रिपन भारत का वायसरॉय था अंग्रेजों के काल में, है ना, जो कि कब से कब तक रहा? 1881 से लेकर के 1884 तक ये भारत का वायसरॉय रहता है, रिपन। और रिपन के बारे में एक दो बातें और इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा पंचायती राज से अलग है, बच्चे समझ लेना कि इसी के काल में प्रथम सुनियोजित जनगणना हुई थी, है ना। आपने पढ़ा होगा ना कि भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी। किसके काल में हुई थी? मेयो के काल में हुई थी। ये फिक्स नहीं थी, इसको फिक्स किया गया था 1881 में, और ये डिसीजन लिया गया कि अब प्रत्येक 10 साल के बाद इंडिया में क्या होगी? जनगणना होगी। और इसको फिक्स करने का काम किसने किया था? रिपन ने किया था, है ना। तो इन्हीं के काल में क्या हुई थी? प्रथम सुनियोजित, सुनियोजित मतलब प्लान्ड सेंसस, इंग्लिश में जनगणना को कहते हैं सेंसस। कब हुई थी? 1881 में हुई थी, है ना। इसने कुछ अच्छे काम किए थे रिपन ने, इसीलिए इस रिपन को भारत का उद्धारक भी कहते हैं भाई। ये भी सवाल बकायदा पूछा गया है, भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई है? तो लॉर्ड रिपन को दी गई है। आशा करता हूँ कि मेरी बात समझ पाए होंगे। ये थोड़ा सा अलग सा बच्चे कि क्या स्थानीय स्वशासन का बोलेगा जनक किसको कहा जाता है? रिपन को कहा जाता है। मतलब सबसे पहले पंचायती राज लागू करने की कोशिश किसने की थी? रिपन ने की थी। और कहाँ पे लागू किया था? 1882 में। कहाँ पे? मद्रास में लागू किया था बच्चे, ठीक है। आज का जो तमिलनाडु है वो उस टाइम का मद्रास हुआ करता था, बहुत बड़ा स्टेट था मद्रास। तो अगर ये पूछेगा स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, तो रिपन है। और इसी ने प्रथम सुनियोजित जनगणना कराई थी। रिपन है कौन है? भारत का वायसरॉय है ना। इसने कुछ अच्छे काम किए थे। ये एकमात्र वायसरॉय था, इसने काफ़ी अच्छे काम किए इंडियंस के लिए। और इंडियंस, आपको पता है कि थोड़ा सा इंडियंस, हमारी तो खूबी होती है ना कि थोड़ा सा कोई एहसान कर दे, कुछ अच्छा कर दे, हम उसके प्रति मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इसलिए हमने इसको किसकी संज्ञा दे दी? भारत का उद्धारक, उद्धार करने वाले की संज्ञा दे दी। किसको? लॉर्ड रिपन को दे दी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा है वो कब दिया गया? 1992 में दिया गया, है ना। 73वें संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज को किसका दर्जा दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। बट उससे पहले ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो वास्तविक संविधान है, उसके अंदर भी पंचायती राज के बारे में वर्णन था बच्चे। और किस अनुच्छेद में वर्णन था? अनुच्छेद 40 के अंदर, आर्टिकल 40 के अंदर। आर्टिकल 40 के अंदर पंचायती राज के बारे में बकायदा लिखा गया था। क्या लिखा गया था? ये था कि राज्य ग्राम लेवल पे, यानी कि ग्राम स्तर पर पंचायती राज की व्यवस्था करेगा, और जो भी जरूरी शक्तियां हैं वो पंचायती राज को प्रदान करेगा। किस अनुच्छेद में लिखा गया था? अनुच्छेद 40 में लिखा गया था। परंतु आपको पता है कि भारत का जो संविधान का जो पार्ट 4 है, भाग 4 है, थोड़ा सा समझना, पॉलिटी से रिलेटेड है। पार्ट 4 के अंदर हमें दिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत,
अब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 के अंदर है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। इन्हें लागू करने के लिए राज्य बाध्यकारी नहीं है, मतलब फोर्सफुली वो इसको मतलब अगर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को राज्य लागू ना करे, स्टेट लागू ना करे, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। जैसा कि बच्चे आपको पता होगा कि पार्ट 3 के अंदर, हालांकि ज़्यादा डिटेल में आप पॉलिटी में पढ़ोगे, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। पार्ट 3 के अंदर क्या है, मूल अधिकार है, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट है। अगर आपका कोई मूल अधिकार आपसे छीन लिया गया तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32, है ना। बट अगर कोई राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत लागू नहीं किया सरकार ने, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। इसलिए ये बाध्यकारी नहीं था, क्योंकि अनुच्छेद 40 के अंदर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ये बाध्यकारी नहीं है सरकार को लागू करना, इसलिए ये लागू नहीं हुआ। और बाद में जाके लागू हुआ, कब लागू हुआ, 1992। मेरी बात समझ पा रहे होंगे बच्चे, ठीक है। अगर नहीं भी समझ पाए तो सिर्फ इतना याद रखो कि यार अनुच्छेद 40 के अंदर क्या है कि राज्य पंचायती राज की व्यवस्था करेगा और जरूरी शक्तियां जो भी हैं वो प्रदान करेगा, परंतु ये बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी मतलब ये होता है कि जरूरी नहीं है कि वो करे, उसकी मर्जी है, इच्छा है कि वो लागू करे सरकार या ना करे, क्योंकि ये किसके अंदर आता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर आता है, और जिसको लागू करने के लिए सरकार बाध्यकारी नहीं है। मूल अधिकार आपका छीन नहीं सकती सरकार, अगर छीना तो आप कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। अगर ये लागू नहीं किए, कौन से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अगर लागू नहीं किए तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। ये थोड़ा सा ड्रॉबैक था, तो याद रखना पंचायती राज शुरू में भी था संविधान के अंदर, और किस अनुच्छेद के अंदर था, अनुच्छेद नंबर 40 के अंदर, जो कि किसके अंतर्गत आता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पंचायती राज राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अब कोई राज्य चाहे तो लागू कर भी सकता है, कोई ना चाहे तो कोई, है ना, उस पर कोई वो नहीं था, कोई ऐसा कोई या कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन नहीं ले सकता अगर किसी राज्य ने लागू नहीं किया। तो कुछ राज्यों ने लागू खुद से कर दिया था, जैसे सबसे पहले लागू किया था बच्चे 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था सबसे पहले पंचायती राज। और कहाँ पे लागू हुआ था, राजस्थान के नागौर जिले में, नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 में लागू हुआ। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, बात को समझना। मैंने बोला इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, 1992 में। 1992 के बाद ये बाध्यकारी हो गया कि हर स्टेट को अपने वहाँ पे क्या लागू करना है, पंचायती राज लागू ही करना है। हालांकि कुछ स्टेट अभी इसका एक्सेप्शन भी है जहाँ पे पंचायती राज नहीं है बच्चे, जैसे नागालैंड है, मिजोरम है, इनके अंदर पंचायती राज नहीं है। बट ऑलमोस्ट बाकी की सारी स्टेट के अंदर क्या है, पंचायती राज है, क्योंकि इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे दिया गया था, है ना। तो 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले ये कहाँ लागू हुआ, राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ। और उस टाइम पे पीएम कौन थे, ये भी सवाल पूछा गया है। तो कौन थे पता ही होगा बच्चे, भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। श्री जवाहरलाल नेहरू जी उस टाइम पे कौन थे, प्राइम मिनिस्टर थे। इसके 9 दिन बाद ही 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज लागू हुआ आंध्र प्रदेश में। ये सवाल ना जाने कितनी बार पूछा गया है कि पंचायती राज प्रथम बार कहाँ लागू हुआ, तो आंसर करना है राजस्थान के कहाँ लागू हुआ, नागौर जिले में। और कब लागू हुआ, 2 अक्टूबर 1959 को। प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। और उसी के जस्ट 9 दिन बाद कहाँ पे लागू हुआ बच्चे, आंध्र प्रदेश के अंदर लागू हुआ, 11 अक्टूबर को लागू हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा रहा हूँ। अब क्या है कि पंचायती राज से रिलेटेड कुछ समितियां भी बनाई गई थी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले जो कमेटी बनी थी, समिति बनी थी 1957 के अंदर बनी थी, जिसका नाम है बलवंत राय समिति। समितियां का मतलब क्या है, बात को समझना कि सरकार कोई भी जब इम्पोर्टेंट काम लेने वाली होती है ना, अब सरकार के देखो जो एमपी होते हैं वो इतने पढ़े लिखे थोड़ी होते हैं।
एमपी कुछ तो क्रिमिनल हैं, कुछ पढ़े लिखे भी नहीं है, कुछ अनपढ़ हैं, क्योंकि एमपी बनने के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन थोड़ी चाहिए। तो कोई भी जब बड़ा काम, शिक्षा का काम कुछ करना होता है तो सरकार पढ़े लिखे लोगों को चुनती है, उनकी कमेटी बना देती है। वो कमेटी क्या करती है, अपनी सिफारिश करती है कि आप ऐसा ऐसा करके इसको लागू करो, और फिर कानून बनाया जाता है। जो मंत्रिमंडल है वो इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, तो इसलिए पंचायती राज को कैसे लागू करना है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इनके लिए बकायदा क्या बनाएगी, पढ़े लिखे लोगों की एक कमेटी बनाएगी, जिसे कहते हैं समितियां। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मंत्रिमंडल, मैंने अभी जो बोला कि पढ़ा लिखा नहीं होता, पढ़े लिखे होते भी हैं। आजकल तो खैर काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, उस टाइम पे इतने शिक्षित लोग नहीं हुआ करते थे लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, आज तो फिर भी काफ़ी हैं भाई। ठीक है, क्योंकि कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन थोड़ी है, राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता थोड़ी चाहिए कि बीए एमए पास होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। भारत का नागरिक हो और 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, सिर्फ इतनी सी दो चीज़ें, तो बात को समझना ना। कुछ समितियां बनाई गई कि पंचायती राज को कैसे लागू करना है और उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, तो उनकी अब हम चर्चा करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो समिति बनाई गई बच्चे, काफ़ी बार पूछा गया, बलवंत राय समिति। बलवंत राय समिति कब बनी थी? 1957 के अंदर बनाई गई थी। यहाँ पे एक दो पॉइंट बच्चे इंपॉर्टेंट है, वो ये हैं कि ये जो बलवंत राय जी हैं, इन्हें फादर ऑफ पंचायती राज भी कहा जाता है। ये जो बलवंत राय है ना, सबसे पहले यही समिति बनी थी किस पे विचार करने के लिए, पंचायती राज पे विचार करने के लिए। ये जो बलवंत राय हैं, इन्हें फादर ऑफ पंचायती राज कहते हैं, फादर ऑफ पंचायती राज, पंचायती राज के पिता। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन है। बच्चे वो आधुनिक काल के अंदर है, अंग्रेजों के टाइम के अंदर है। आज के टाइम की अगर मैं बात करूं, आज अगर पूछेगा फादर ऑफ पंचायती राज किसको कहते हैं, तो बलवंत राय जी को कहते हैं। ठीक है, जो बलवंत राय हैं ये आगे चल के भाई गुजरात के मुख्यमंत्री भी बनते हैं, गुजरात के सीएम, चीफ मिनिस्टर भी बनते हैं, दूसरे चीफ मिनिस्टर बनते हैं, सेकंड सीएम। तो याद रखना, बलवंत राय समिति सबसे पहले बनाई गई 1957 के अंदर, और बलवंत राय जी को फादर ऑफ पंचायती राज भी कहा जाता है। इस समिति ने क्या कहा बच्चे, इस समिति ने बोला कि पंचायती राज जो है ना, मुख्य बातें बता रहा हूँ, देखिए सारी बातें तो नहीं बताऊंगा, मुख्य बात इसने क्या बोली कि पंचायती राज त्रिस्तरीय होना चाहिए। त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय को इंग्लिश में कहते हैं बच्चे 3 टायर होने चाहिए पंचायती राज के। 3 टायर का मतलब क्या है कि एक तो ग्राम लेवल पे होना चाहिए, ठीक है, एक ब्लॉक लेवल पे होना चाहिए, खंड लेवल पे, और एक किस पे होना चाहिए, जिला लेवल पे होना चाहिए। तो इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज को लागू नहीं किया बच्चे, इसने सिर्फ सिफारिश की सरकार को कि पंचायती राज कैसा होना चाहिए, त्रिस्तरीय होना चाहिए। त्रिस्तरीय का मतलब क्या है, 3 स्तरों पर होना चाहिए, ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे, है ना, गांव, खंड और जिला स्तर पे होना चाहिए। दूसरी समिति बनी बच्चे इसी के 20 साल के बाद, 20 साल के बाद मतलब कब बनी होगी, 1977 के अंदर बनी, और उसका नाम है अशोक मेहता समिति। ये कुछ समितियां हैं बच्चे, याद रखनी पड़ेंगी, क्वेश्चन आता है यहाँ से। अशोक मेहता समिति ये बनी थी 1977 के अंदर, 1977 के अंदर। और इसने क्या सिफारिश की, इसने क्या वकालत की थी इस समिति ने, इस समिति ने वकालत की कि जो पंचायती राज है ना, वो त्रिस्तरीय नहीं, मतलब 3 स्तरों पे नहीं, ये कितने स्तरों पे होना चाहिए, 2 स्तरों पे होना चाहिए, मतलब द्विस्तरीय होना चाहिए, है ना। मतलब कैसा होना चाहिए, इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो 2 टायर होना चाहिए। 2 टायर का मतलब इसने क्या बोला कि एक तो ग्राम लेवल पे होना चाहिए, ग्राम लेवल, जिसको इसने खंड भी कहा, ब्लॉक भी कहा, ठीक है, ग्राम लेवल या खंड लेवल, और दूसरा होना चाहिए जिला लेवल पर, जिला लेवल पर होना चाहिए। इसमें और इसमें क्या फ़र्क था, एक तो ये 1957 में बनी, 1970 में बनी, सबसे पहला फ़र्क तो यही है। इसने 3 टायर गवर्नमेंट की बात की कि एक तो ग्राम लेवल पे, एक खंड लेवल पे, एक जिला लेवल पे, और इस समिति ने क्या सिफारिश की कि 2 ही लेवल पे होना चाहिए, एक ग्राम पे और एक जिला पे। मतलब इसने खंड लेवल ये काट दिया था, ठीक है, एक लेवल इसने कम कर दिया। आगे तीसरी समिति बच्चे 1985 में बनती है,
मिटा रहा हूँ इसको मैं, 1985 के अंदर, जिसका नाम है राव समिति, या पूरा नाम इसको बोला जाता है GKV राव समिति, 1985 के अंदर, 1985 के अंदर। चलिए उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो तीसरी समिति है GVK राव समिति। पेपर में क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही आया है, राव समिति। राव समिति, ये सारी समितियां किससे रिलेटेड है बच्चे? पंचायती राज से रिलेटेड है। ये सवाल ऐसे भी पूछ सकता है, अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि ये सवाल ऐसे आ सकता है कि राव समिति या GVK राव समिति किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित हो जाएगी बच्चे? पंचायती राज से संबंधित हो जाएगी। और कब बनी है? जैसा कि मैंने अभी बोला था 1985 को, 1985 को ये समिति बनी, GVK राव समिति। इसने क्या सिफारिश की? इसने सिफारिश की कि पंचायती राज को वास्तविक सत्ता मिलनी चाहिए। वास्तविक सत्ता, वास्तविक सत्ता का मतलब क्या है कि ये नहीं कि सिर्फ आपने पंचायती राज की व्यवस्था कर दी और उसको पावर ना दी। पावर देनी चाहिए, मतलब वास्तविक सत्ता देनी चाहिए किसको? पंचायती राज को। इसका मतलब क्या है कि बकायदा अलग से फंड रिलीज किया जाए पंचायत के लिए, ग्राम पंचायत के लिए, और वो उसको खर्चने के लिए स्वतंत्र हो। ठीक है, मतलब वास्तविक जो शक्ति होती है वो उसको देनी चाहिए। वास्तविक शक्ति का मतलब क्या है कि पावर होनी चाहिए पंचायती राज के पास। ये नहीं कि आपने ग्राम पंचायत का निर्माण कर दिया, उसको शक्तियां दी नहीं। ठीक है, और शक्ति मेनली क्या है कि मतलब ग्राम पंचायत के लिए अलग से क्या रिलीज होना चाहिए? फंड्स रिलीज होने चाहिए, मतलब पैसे मिलने चाहिए, और उस पैसे को ग्राम पंचायत जो है वो स्वतंत्र हो खर्चने के लिए विकास के कार्यों पे। ठीक है, तो यही सिफारिश की थी, किसने सिफारिश की थी? GVK राव समिति। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे कि पंचायती राज को वास्तविक सत्ता मिलनी चाहिए। ये नहीं कि आपने पंचायत बना दी, उसको फंड दिए नहीं, पैसे दिए नहीं। विकास के कार्यों, भाई विकास करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए किसकी ज़रूरत है? मनी की ज़रूरत है ना। पैसे होंगे, फंड होंगे, तभी तो पंचायत जो है वो विकास के कार्य कर सकती है। गांव में अस्पताल खोलने हैं, गांव में स्कूल खोलने हैं, है ना, घर घर में लाइटें, जो सोलर लाइट है वो लगानी है, तो इसके लिए क्या चाहिए? मनी चाहिए। अब आपने सरपंच तो बना दिया, बट उसके लिए उसको फंड दिया नहीं, पैसे नहीं दिए, तो फिर ग्राम पंचायत का क्या फ़ायदा? तो यही सिफारिश की, किसने सिफारिश की? राव समिति ने सिफारिश की कि पंचायती राज को क्या मिलनी चाहिए? वास्तविक सत्ता मिलनी चाहिए, रियल पावर मिलनी चाहिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट बनती है बच्चे 1986 के अंदर, चौथी समिति है, 1986 के अंदर बनेगी, इसके जस्ट एक साल बाद, जिसका नाम है डॉक्टर LM सिंघवी समिति। सिंघवी समिति 1986 के अंदर। इस समिति ने क्या सिफारिश की? इसने बच्चे 3 सिफारिश की, देख लेते हैं। सबसे पहला कि पंचायती राज को सबसे पहला तो इसने क्या बोला कि संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा का मतलब क्या है? जैसे बच्चे केंद्र सरकार के बारे में बकायदा पार्ट 6 के अंदर लिखा गया, भाग 6 के अंदर लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखित है। ठीक है, वैसे ही इसने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए किसको? पंचायती राज को। अब कुछ बच्चे जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो ये क्वेश्चन करते हैं कि सर संवैधानिक दर्जा तो पहले ही है ना, आपने जब बोला कि ये आर्टिकल 40 के अंदर लिखा हुआ है, तो इसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तो पहले ही हो गया ना, संवैधानिक दर्जा तो इसके पास पहले ही है। बट बच्चे मैंने पहले ही शुरू में बता दिया था कि आर्टिकल 40 जो है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर आता है, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के लिए सरकार बाध्यकारी नहीं है। सरकार की मर्जी है उन आदेशों को, उन सिद्धांतों को लागू करे या ना करे, आप कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, तो इस समिति ने बकायदा क्या बोला कि ठीक है, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में लिखा हुआ है, ठीक है, परंतु ये तो बाध्यकारी नहीं है ना, इसको बकायदा संविधान के कहीं और लिखो और राज्यों के लिए बाध्यकारी बनाओ कि वो ग्राम पंचायत को अपने वहां पे लागू करें। किस समिति ने सिफारिश की? डॉक्टर LM सिंघवी समिति ने सिफारिश की। और सेकंड इसने क्या बोला कि न्याय पंचायत का गठन होना चाहिए। न्याय पंचायत का गठन होना चाहिए। न्याय पंचायत का मतलब क्या है बच्चे? जैसे जो गांव में जो बच्चे कुछ रहते हैं वो इस बात को समझ पाएंगे कि जब कोई गांव में झगड़े हो जाते हैं या कुछ
ठीक है, अपराध हो जाते हैं तो बाकायदा एक पंचायत का गठन होता है ना, पंचायत ही फैसला ले लेती है कि इसके साथ क्या करना है ना, पंचायत लेवल पे। ये नहीं कि डायरेक्टली आप पुलिस को भी बुला सकते हैं, बट कोशिश यही की जाती है कि पंचायत के लेवल में ही उसको सुलझा लिया जाए ना। बोलते हैं ना गांव में, देसी भाषा में बोलते हैं कि अब पंचायत में फैसला होगा, पंचायत में मिलियो अब आके, ठीक है, कुछ वैसा ही। तो ये गठन करने की मांग की किसने मांग की? डॉक्टर एल.एम. सिंघवी ने बात की, एल.एम. सिंघवी समिति ने 1986 के अंदर। तीसरी व्यवस्था इसके अंदर क्या थी, जो कि पहले ही वो बोल गए थे बलवंत राय समिति, कि जो ग्राम पंचायत है वो कैसा होना चाहिए? त्रिस्तरीय होना चाहिए। त्रिस्तरीय का मतलब आप अब समझ ही गए हैं कि ग्राम लेवल पे होना चाहिए, खंड लेवल पे होना चाहिए और जिला लेवल पे होना चाहिए। बच्चे न्याय पंचायत का मतलब समझ गए ना, कि गांव में जब कोई झगड़े या कुछ अपराध हो जाते हैं तो पंचायत ही फैसला ले लेती है। तो उसका भी गठन करने का जो सुझाव है वो किसने दिया था? एल.एम. सिंघवी समिति ने दिया था, ठीक है। और बच्चे एक समिति बीच में आई थी जिसने द्विस्तरीय 2 टायर गवर्नमेंट की वकालत की थी। कौन सी थी? जो कि बनी थी 1977 के अंदर, अशोक मेहता समिति, है ना, 1977 के अंदर बनी थी अशोक मेहता समिति। इसके बाद अगली समिति आती है बच्चे इसके 2 साल बाद, जिसका नाम है ठनगन समिति, और एक इसके बाद और पढ़नी है। चलिए नेक्स्ट है बच्चे ठनगन कमेटी। यह समिति ये बनी 1988 के अंदर, 1988 के अंदर बनी। इसने क्या वकालत की, हालांकि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसने क्या बोला? पंचायती राज को मजबूत बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए, ये सिफारिश की। किसने सिफारिश की? तो ठनगन कमेटी ने। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना, पंचायती राज को मजबूत बनाया जाए, किसने सिफारिश की? तो ठनगन कमेटी। और इसका एक ईयर याद रखना कि कब बनी थी? 1988 में बनी थी, ठीक है। और लास्ट कमेटी जो बनती है बच्चे वो है गढ़गिल कमेटी, ये याद रखनी है, जरूरी है, गढ़गिल कमेटी, ये जरूर याद रखना। और ये बनी है बच्चे 1989 के अंदर। ये एक लास्ट कमेटी थी जो कि 73वें संशोधन 1992, जिसने कि पंचायती राज को क्या दर्जा दिया? संवैधानिक दर्जा दिया, उससे पहले बनाई गई। ये लास्ट कमेटी थी गढ़गिल कमेटी, जो कि 1989 में बनाई गई। बच्चे आज जो पंचायती राज है ना, जो आज पंचायती राज का जो स्वरूप है, जो नेचर है, वो सारे का सारा इसी कमेटी की सिफारिश के आधार पर है। जैसे कि आज हमें पता है कि सरपंच बनने के लिए जो आयु है, न्यूनतम आयु, वो 21 साल होनी चाहिए, है ना। और ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल है वो कितने साल होता है? 5 साल होता है। 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, ठीक है। अलग से एक, है ना, स्टेट फंड है जिसके अंदर ग्राम पंचायत को पैसे एलोकेट किए जाते हैं विकास के कार्यों के लिए, है ना। जैसे कि रिजर्वेशन है पंचायती राज के अंदर, SC ST और महिलाओं को रिजर्वेशन है, ठीक है। तो आज जो पंचायती राज है, जो भी आज पंचायती राज के अंदर मुख्य बातें हैं, वो किस कमेटी की देन है? तो गढ़गिल कमेटी की देन है वो, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे ये लास्ट कमेटी है गढ़गिल कमेटी, जो कि 1989 में बनती है। अब बकायदा संसद जो है, पार्लियामेंट ही बच्चे संविधान में संशोधन करती है ना, अब संसद ने बकायदा मन बना लिया कि अब हमें पंचायती राज को क्या देना है? संवैधानिक दर्जा देना है। तो सबसे पहले जिस सरकार ने, अब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर अमेंडमेंट करना है, संशोधन करना है, तो इसके लिए सबसे पहले बच्चे आपको पॉलिटी में पता होगा, बिल लाया जाता है, उस बिल पे वोटिंग होती है। वो जब दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाता है, फिर राष्ट्रपति इस पर साइन करता है, और फिर वो बिल जाके क्या बनता है? एक्ट बनता है, कानून बनता है। तो सबसे पहले बच्चे पंचायती राज को अब संवैधानिक दर्जा देने के लिए जो प्रयास किया था, वो राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने किया था सबसे पहले। बहुत डिटेल में बच्चे मैं करा रहा हूँ, कोई भी बात नहीं छोड़ रहा हूँ, और यही आशा करता हूँ कि आप भी ठीक है अच्छे से नोट्स बनाएंगे। सबसे पहले राजीव गांधी सरकार ने बिल लाया जुलाई 1989 के अंदर लोकसभा के अंदर, और पंचायती राज को पास कराने की कोशिश की।
परंतु राज्य जितने भी उस टाइम पे स्टेट थे वो एग्री नहीं हुए, इसलिए पंचायती राज लागू ही नहीं हो सका, बिल ही पास नहीं हो सका। बिल ही पास नहीं हुआ, इसलिए सबसे पहले प्रयास, बस याद रखना, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का सबसे पहले प्रयास किस सरकार ने किया था? तो कांग्रेस की सरकार, जिसके मुख्यमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। जुलाई 1989 में बिल लाया गया था लोकसभा में, परंतु जो स्टेट थे वो एग्री नहीं हुए थे पंचायती राज से रिलेटेड, तो इसलिए ये लागू नहीं हो पाया। दूसरा प्रयास किया था बच्चे वीपी सिंह सरकार ने, वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सरकार ने। तो इन्होंने भी बच्चे सारे मुख्यमंत्रियों को साथ लिया था, जितने भी स्टेट के मुख्यमंत्री थे उन सबको साथ लिया, और सितंबर 1990 के अंदर बाकायदा लोकसभा में बिल लाया गया, किसको पास कराने के लिए? पंचायती राज को पास कराने के लिए। बट बच्चे आपको पता है, हरियाणा जी के मैंने पहले भी बताया कि इस टाइम पे प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप थे और उप प्रधानमंत्री इस टाइम पे कौन थे? चौधरी देवीलाल थे, देवीलाल, जिन्हें किंग मेकर भी कहा जाता है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के कारण, अविश्वास प्रस्ताव के कारण वीपी सिंह की सरकार गिर जाती है और ये पंचायती राज को लागू नहीं करा पाते। कौन? विश्वनाथ प्रताप सिंह। बच्चे अविश्वास प्रस्ताव क्या है? जैसे हमें पता है कि लोकसभा में 543 सीटों पे चुनाव होता है। बच्चे सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए। अगर 272 सीटें किसी भी टाइम पे सरकार के पास नहीं है, इसका मतलब सरकार के पास बहुमत नहीं है, और इसी कारण से सरकार क्या हो जाती है? गिर जाती है, अविश्वास प्रस्ताव के कारण। अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है लोकसभा के अंदर, वो स्पीकर की मर्जी से आता है, लोकसभा के स्पीकर की मर्जी से, जिसमें सरकार को बहुमत प्रूफ करना होता है, सिद्ध करना होता है। अगर सरकार के पास 272 सीटें नहीं है तो सरकार गिर जाती है और मुख्यमंत्री साहब को इस्तीफा देना पड़ता है। तो वीपी सिंह ने भी प्रयास किया पंचायती राज को लागू कराने का। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को साथ भी लिया था, परंतु लोकसभा में मेजोरिटी ना होने के कारण, अविश्वास प्रस्ताव आ जाने के कारण, नो कॉन्फिडेंस मोशन के कारण इनकी सरकार गिर जाती है। और फाइनली फिर तीसरी सरकार जो है वो है नरसिम्हा राव भाई। वो पंचायती राज को लागू करने में क्या हो जाते हैं? सफल हो जाते हैं। तो तीसरे प्रयास में जाके पंचायती राज लागू होता है भाई। तो थर्ड टाइम जिन्होंने बिल लाया वो थे नरसिम्हा राव, पीएम थे बच्चे, है ना, नरसिम्हा राव। कांग्रेस की ही सरकार है। तो इन्होंने फिर बिल लाया था बच्चे सितंबर 1991 के अंदर, 1991 के अंदर, और बाकायदा लोकसभा से बिल पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, आधे राज्यों का भी इसको सहमति मिल गई, और ये बाकायदा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। तो जो संशोधन पास हुआ ये भी पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है, तो याद रखना 73वां संशोधन 1992, 73वें संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। और इसको कहाँ पे लिखा गया बच्चे? आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली 8 शेड्यूल थे, आज कितने हैं? 12 हैं। तो इसको अनुसूची 11 में रखा गया था। शेड्यूल, जिसे इंग्लिश में शेड्यूल कहते हैं, हिंदी में अनुसूची कहते हैं। तो पंचायती राज को अनुसूची 11 के अंदर लिखा गया था, है ना, शेड्यूल 11 के अंदर रखा गया था। ठीक है बच्चे, अनुसूची 11 के अंदर। और पंचायती राज लागू कब हुआ भारत के अंदर? कब लागू हुआ ये भी डेट याद रखना, 24 अप्रैल 1993, 1993 के अंदर ये लागू हो गया था। ठीक है, के अंदर ये लागू हो गया। इसलिए अब हम हर साल 24 अप्रैल को क्या बनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं, पंचायती राज डे बनाते हैं। तो याद रखना 73वां संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और किस अनुसूची में ऐड किया गया था? तो बच्चे 11वीं अनुसूची में ऐड किया गया था। चलिए, तो 73वां संशोधन 1992 है ना। और संविधान के किस पार्ट में इसको लिखा गया था? तो पार्ट 9 के अंदर, भाग 9 के अंदर लिखा गया था। किसको? पंचायती राज को। किस संशोधन के द्वारा? तो 73वें संशोधन 1992 के द्वारा। और विषय कितने थे? तो 29 विषय ऐड किए गए थे। किसके अंदर? पंचायती राज के अंदर। और किस आर्टिकल में था बच्चे? ये भी याद रखना, 243 से लेकर
243 ओ तक, 243 ओ तक। तो कुल कितने आर्टिकल ऐड किए गए थे? तो ओ का मतलब क्या है, एक पहले 243 आया, फिर 243 ए आएगा, फिर 243 बी आएगा, फिर 243 सी आएगा, और ऐसा करते हुए 243 ओ तक गए थे। और कितने आर्टिकल हो गए? 15 तो ये हो गए ना बच्चे, ए से ओ तक 15 ये हो गए, एक ये हो गया। तो कितने आर्टिकल ऐड किए गए थे? 16 आर्टिकल ऐड किए गए थे। अब एक बच्चे ने मेरे से सवाल पूछा था, जब मैं ऑफलाइन हम पढ़ाते हैं उस टाइम पूछा उसने कि सर आपने पॉलिटी में एक चीज़ ये भी सिखाई है कि आज संविधान के अंदर कितने पार्ट हैं? 25 पार्ट हैं टोटल, 22 भाग हैं, है ना। आपने भी पढ़ा होगा पॉलिटी के अंदर कि संविधान में 25 भाग हैं। तो भाग 9 के अंदर ये चीज़ कैसे ऐड कर दी? भाग 9 तो पहले ही था ना, तो भाग 9 के अंदर इसको ऐड कर दिया। तो ये भी उस बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो इसका कारण क्या है बच्चे? इसको भाग 9 में कैसे ऐड कर दिया उन्होंने, समझना भाई। हमें पता है 1956 से पहले, थोड़ा सा इस बात को समझना, 1956 से पहले जो इंडिया है वो 4 टाइप के स्टेट में विभाजित था, है ना। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। मैंने बताया था पार्ट ए में आपका पंजाब आता था, हम भी तो पहले पंजाब का ही हिस्सा थे ना। पार्ट बी में पेप्सू आता था, पेप्सू के बारे में मैंने बताया बच्चे आपको, है ना। पटियाला ईस्ट पंजाब यूनियन, स्टेट यूनियन। पार्ट सी के अंदर क्या आते थे? जहाँ पे चीफ कमिश्नरी का राज था, जहाँ पे कमिश्नर हुआ करता था। और पार्ट डी में सिर्फ और सिर्फ क्या था? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह था। तो बच्चे 1956 के द्वारा मैंने बताया था कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, इनको ख़त्म कर दिया गया था 7वें संशोधन 1956 के द्वारा। और बकायदा इंडिया के अंदर क्या व्यवस्था की गई? 14 राज्य और 6 यूटी की व्यवस्था की गई थी। तो बच्चे उस टाइम पे क्या था? पार्ट जो 6 था ना, जो 6वां भाग था, छठा भाग था, पार्ट 6 था, उसमें ए टाइप के जो स्टेट थे उनके बारे में लिखित था। पार्ट जो 7 था, भाग 7 था, ये बड़ी रोचक जानकारी है बच्चे, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता और बहुत सारे टीचरों को भी नहीं पता होता कि 25 भाग कैसे हैं। बात समझना। पार्ट 7 के अंदर क्या था? बी टाइप के स्टेट थे। पार्ट 8 के अंदर क्या था? सी टाइप के स्टेट थे। और पार्ट 9 के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या था? अंडमान और निकोबार के बारे में लिखा गया था। तो 7वें संशोधन 1956 के द्वारा पार्ट 9 को खत्म कर दिया गया था, ठीक है। पार्ट 7 को भी खत्म कर दिया गया था। पार्ट 6 के अंदर किसके बारे में लिखा गया था? पार्ट 6 के अंदर स्टेट के बारे में लिख दिया। और पार्ट 8 के अंदर किसके बारे में लिखा गया था? यूटी के बारे में लिखा गया था। तो 1992 तक संविधान में ना तो पार्ट 7 था ना पार्ट 9 था, पार्ट 9 खाली था। तो 1992 के द्वारा पार्ट 9 ऐड कर दिया गया और उसके अंदर किसके बारे में लिखा गया? पंचायती राज के बारे में। आज भी संविधान में बच्चे पार्ट 7 जो है ना वो खाली है ही नहीं, पार्ट 7 नहीं है, आज भी खाली है। और पार्ट 9 भी खाली था 1992 तक, परंतु 1992 में इसके अंदर किसको ऐड कर दिया गया? पंचायती राज को ऐड कर दिया गया। आशा करता हूँ बच्चे आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा कि क्या कि पार्ट 9 में ही पंचायती राज क्यों ऐड किया गया? क्योंकि पार्ट 9 खाली पड़ा था, और खाली पड़ा था, इसके अंदर क्या ऐड कर दिया गया संविधान के अंदर? पंचायती राज। आज भी संविधान के अंदर पार्ट 7 है ही नहीं बच्चे, खाली है, ब्लैंक है। आप बड़े बड़े टीचरों से पूछ के देख लो, जो ये यूट्यूब पे पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, उन्हें पूछ के देखो पार्ट 7 में क्या है, वो कुछ ना कुछ बता देंगे पार्ट 7 में ये है, पर पार्ट 7 में है ही नहीं कुछ, खाली है। समझ में आया ना? क्योंकि पहली व्यवस्था क्या थी? चार पार्ट में इंडिया के स्टेट बटे हुए थे, ठीक है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। तो 7वें संशोधन 1956 के द्वारा ये व्यवस्था खत्म कर दी और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में देश को बांट दिया था। चलिए, आशा करता हूँ ये समझ में आएगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, 73वां संशोधन 1992 किस अनुसूची में ऐड किया गया? 11वीं अनुसूची में। कौन से भाग में? पार्ट 9 में। कितने विषय थे? 29 विषय। आर्टिकल कितने रखे गए? 16 आर्टिकल थे। 243 से लेकर 243 ओ। 243 से 243 ओ का मतलब क्या है कि एक तो 243 हो गया, फिर 243 ए, 243 बी, 243 सी, 243 डी, 243 ई और 243 ओ तक। तो टोटल कितने हो गए? ए से ओ तक 15, 15 और ए कितने हो गए बच्चे? 16 हो गए, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगला ही संशोधन किया गया 74वां संशोधन। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जान लो, जो कि नगर पालिका से रिलेटेड था। लेट्स सी।
तो आज संविधान में बच्चे पार्ट 7 नहीं है, याद रखना। बड़े बड़े पॉलिटिकल टीचरों को ये बात नहीं पता, पार्ट 7 आज खाली है, ठीक है। तो 74वां संशोधन हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है जान लेना, स्टार मार्क कर लेना, इससे भी सवाल पूछता है। 74वां संशोधन हुआ 1992 के अंदर। इसके द्वारा क्या ऐड किया गया? म्यूनिसिपालिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं नगर पालिका, को भी ऐड किया गया, ठीक है। और किस अनुसूची में ऐड किया गया? तो इसको अनुसूची 12 में ऐड किया गया, शेड्यूल 12 के अंदर ऐड किया गया। किसको? नगर पालिका को ऐड किया गया, ठीक है बच्चे। और कौन सा भाग है इससे रिलेटेड? तो इससे रिलेटेड जो पार्ट है वो है पार्ट 9A। 9 में तो पंचायती राज है, ग्राम लेवल पे पंचायती राज। 9A में क्या है बच्चे? नगर पालिका है, म्यूनिसिपालिटी है, ठीक है। और कौन सी अनुसूची है? तो अनुसूची 12 है। इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन से हैं? तो 243 ओ तक वहां था ना बच्चे, ओ तक लिखवाया था मैंने, यहां है 243P। 243P से लेकर के 243ZG, बहुत बड़ा आर्टिकल है 243। मतलब क्या है, एक बार समझना, मैं थोड़ा सा समझाता, इंटरेस्टिंग है ये। 243, 243A, 243O तक डैश डैश डैश, ये तो किसके अंदर है? पंचायती राज। और पार्ट कौन सा है? 9। फिर 243P, 243Q, यहां से लेकर 243Z, उसके बाद फिर 243ZA, देख पा रहे हो ना इधर, 243ZA, फिर 243ZB, और ऐसा करके कहां तक गया? 243ZG तक। और इसके अंदर क्या लिखा गया? नगर पालिका को ऐड किया गया। 74वां संशोधन 1992। एक और संशोधन है, इंपॉर्टेंट है बच्चे, समझ लेना। 97वां संशोधन 2011 के अंदर किया गया, 97th अमेंडमेंट 2011 के अंदर। और इसके अंदर किसको ऐड किया गया? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऐड किया गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियां, ठीक है बच्चे, फॉर्म भरा हुआ ना कोऑपरेटिव सोसाइटी सब इंस्पेक्टर का, तो उसी से रिलेटेड व्यवस्था की गई। 97वां संशोधन 2011 के द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐड किया गया। और कहाँ पे ऐड किया गया? तो बच्चे इसके लिए बकायदा बनाया गया पार्ट 9B। 9 में, भाग 9 में पंचायत, 9A में नगर पालिका, 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऐड किया गया। और इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन से हैं बच्चे? देखो ZG तक यहां था ना, ZG तक यहां, तो यहां ZH आएगा, ZH, और ZH से लेकर के 243 ZT तक यहां पे अनुच्छेद लिखे गए। किसके अंदर लिखे गए बच्चे? ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी 243 के अंदर। याद रखना, संविधान में आज भाग कितने हैं? 25 हैं, 25 पार्ट है। संख्या में ये आज भी 22 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे 22 तक हैं। परंतु ये जो A B ये ऐड किए गए हैं, इनको मिलाने के कारण कितने हो गए? 25 हो गए। जैसे बच्चे पता होगा कि पार्ट 4A 4 में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मूल कर्तव्य हैं, वो ऐड किए गए 42वें संशोधन 1976 के द्वारा, है ना, इंदिरा गांधी जी ने ऐड किए थे। तो आज भी भाग तो 22 ही है, पर इनकी संख्या 25 कैसे हो गई है कि ये A, पार्ट 9A, पार्ट 9B, पार्ट 4A, ये A, B ऐसे ऐड करने के कारण इनकी संख्या कितनी हो गई है? 25 हो गई है। जैसे आज भी आर्टिकल तो कितनी है बच्चे? 395 है, 395। आज हम बोलते हैं कि 470 आर्टिकल के आसपास हो गए। ये संख्या में 470 नहीं हुए बच्चे, संख्या में आज भी 395 है, परंतु इनकी संख्या 470 कैसे हो गई? जैसे ये ऐड कर दिया 243P, 243Q, 243R, कुछ ऐसा ऐड करने के कारण इनकी संख्या कितनी हो गई? 470 से भी ज़्यादा हो गई। तो ये सारा डिटेल के अंदर मैंने इंडिया से रिलेटेड, इंडिया जीके से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे पंचायती राज से, वो आपको करवा दिया है। चलिए आगे, तो जल्दी से बच्चे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले है ना पंचायती राज, जिसे क्या भी कहते हैं, मैं बोर्ड पे चलो थोड़ा सा लिखता हूँ। पंचायती राज जिसे क्या कहते हैं? स्थानीय स्वशासन कहते हैं। स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या है बच्चे? स्थानीय लोगों द्वारा अपनी खुद की समस्याओं को सुलझाने के लिए किया गया शासन क्या कहलाता है? स्थानीय स्वशासन कहलाता है। इसका उद्देश्य क्या है बच्चे?
सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन है, सत्ता का विकेंद्रीकरण इसका उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है? पंचायती राज का उद्देश्य है। क्या है उद्देश्य? एक बार फिर से, सत्ता का क्या है? विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण इसका उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है? पंचायती राज का उद्देश्य है। ठीक है। और सबसे पहले कहाँ पे वास्तविक रूप से लागू हुआ पंचायती राज? चोल राज के अंदर लागू हुआ। आधुनिक काल में, अंग्रेजों के काल में पंचायती राज का जनक किसको कहा जाता है बच्चे? रिपन को कहा जाता है, जिसके काल में प्रथम संयोजित जनगणना हुई और भारत के उद्धारक की संज्ञा दी गई। ठीक है। और सबसे पहले कहाँ पे लागू हुआ बच्चे पंचायती राज? 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्म दिवस है। 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ पंचायती राज। कहाँ पे लागू हुआ? राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे पहले पंचायती राज लागू हुआ। इसी के 9 दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था। कहाँ पे लागू हुआ था? तो आंध्र प्रदेश के अंदर लागू हुआ था। ठीक है बच्चे। उसके बाद फिर हमने देखा कि कुछ एक समितियां बनाई गई थी पंचायती राज से रिलेटेड। सबसे पहली जो समिति थी बच्चे, याद कर लो, रट लो, यहां से सवाल बनेगा, बलवंत राय समिति। बलवंत राय, जिन्हें पंचायती राज का क्या भी कहा जाता है? जनक कहा जाता है, फादर ऑफ पंचायती राज कहा जाता है। किसे? बलवंत राय, जो कि आगे जाके गुजरात के सेकंड सीएम बनते हैं। ठीक है बच्चे। उसके फिर 20 साल बाद 1977 में बनी डॉक्टर अशोक मेहता समिति, है ना। तो वो सारी की सारी समितियां याद रखना। सबसे लास्ट की जो समिति बनी थी वो थी गढ़गिल कमेटी, है ना। आज का जो पंचायती राज के अंदर जो व्यवस्था है वो किसी कमेटी की देन है? गढ़गिल कमेटी की देन है। सबसे पहले राजीव गांधी सरकार ने पंचायती राज को पास कराने की कोशिश की, परंतु मुख्यमंत्रियों का साथ नहीं मिल पाया और बिल पास नहीं हुआ। फिर उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार आई। उन्होंने पास कराने की कोशिश की, परंतु अविश्वास प्रस्ताव के कारण उनकी सरकार गिर गई और वो प्रस्ताव पास नहीं करा पाए। फिर उसके बाद जो फाइनली जिनको सक्सेस मिली वो थे नरसिम्हा राव। उन्होंने पास करवाया बिल। ठीक है। और 73वां संशोधन 1992 के द्वारा क्या ऐड किया गया? पंचायती राज ऐड किया गया। किस अनुसूची में? 11 अनुसूची में। आज भी संविधान के अंदर कौन सा पार्ट नहीं है बच्चे? पार्ट 7 क्या है? खाली पड़ा है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, याद रखना। ठीक है। 2 पॉइंट और हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये भी याद रखने बहुत जरूरी है भाई। एक बड़े फेमस पर्सन थे जिन्होंने पंचायती राज का विरोध किया था और उनका नाम बच्चे BR अम्बेडकर। याद रखना, बहुत बार ये सवाल अच्छे एग्जाम में पूछा गया, यूपीएससी IAS के अंदर भी पूछा गया कि पंचायती राज का विरोध करने वाला प्रसिद्ध व्यक्ति कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने पंचायती राज का क्या किया था? विरोध किया था भाई। इनका ये मानना था कि अगर ग्राम पंचायत का निर्माण कर दिया तो गांव के लेवल पे शोषण होना शुरू हो जाएगा। गांव के लेवल पे विकास नहीं होगा, बल्कि लोगों का और ज़्यादा शोषण शुरू हो जाएगा अगर क्या लागू हो जाएगा? पंचायती राज लागू हो जाएगा। इसी कारण से BR अम्बेडकर ने किसका विरोध किया था? पंचायती राज का विरोध किया था। और पंचायती राज के कट्टर समर्थक कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे। याद रखना भाई, महात्मा गांधी जी गांधीवादी जो नेता थे, गांधीवादी विचारों के जो नेता थे, वो कट्टर समर्थक थे। किसके समर्थक थे बच्चे? पंचायती राज के समर्थक थे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चे, पंचायती राज के लिए जो चुनाव कराता है वो कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है बकायदा। किसके लिए चुनाव करवाता है बच्चे? पंचायती राज के लिए, जिसको हिंदी में कहते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। ये चुनाव करवाएगा। किसके लिए चुनाव कराएगा? पंचायती राज के लिए। बच्चे आपको पता है ना, एक सेंटर के चुनाव होते हैं, केंद्र के, एक होते हैं स्टेट के। दोनों के चुनाव को कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है ना। भारतीय निर्वाचन आयोग कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है, जिसके बारे में किस अनुच्छेद में लिखा गया? अनुच्छेद 324 से 329 है। तो 324 अनुच्छेद के अंदर बकायदा ये लिखा गया कि भारत का एक क्या होगा? निर्वाचन आयोग होगा, इलेक्शन कमीशन इंडिया। ठीक है। तो ये चुनाव कराता है सेंटर के लिए और स्टेट के लिए। और एक है स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये चुनाव कराएगा। किसके कराएगा बच्चे? पंचायत के भी कराएगा, नगर पालिका के भी कराएगा, ब्लॉक लेवल पे भी कराएगा। कौन कराएगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन। जो भारत का निर्वाचन आयोग है, जिसे आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हो, वो चुनाव कराता है। किसके? केंद्र के भी और स्टेट के भी कराता है, जिसके बारे में अनुच्छेद 324 से 329 है। 324 में बकायदा लिखा हुआ है कि भारत का क्या होगा? एक निर्वाचन आयोग होगा। बच्चे कमेंट बॉक्स में आपको एक सवाल का जवाब देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन से हैं?
चीफ इलेक्शन कमिश्नर, भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम बताना मुझे, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना भारत के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। तो ये बच्चे सारी बातें थी किससे रिलेटेड थी, पंचायती राज से। याद रखना बी.आर. अम्बेडकर ने विरोध किया था, किसका विरोध किया था, पंचायती राज। और महात्मा गांधी या गांधीवादी नेता जो है वो कट्टर समर्थक है, किसके समर्थक है, पंचायती राज के समर्थक है। और इसके लिए चुनाव बाकायदा कौन कराता है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा, राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। किसके लिए, ग्राम के लिए भी, सरपंच के लिए भी, नगर पालिका के लिए भी, और खंड लेवल पे भी, ब्लॉक लेवल पे भी चुनाव करवाता है। कौन कराता है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। तो ये बच्चे सारी इंपॉर्टेंट बातें थी इंडिया जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, किससे रिलेटेड, पंचायती राज से। इसका अगला पार्ट जब आएगा बच्चे, उसमें हम हरियाणा के अंदर पंचायती राज कब लागू हुआ, कौन मुख्यमंत्री थे, वो सारी बातें हम अगले पार्ट में जानेंगे। आज के लिए चलिए इतना ही। इसको बच्चे अच्छे से नोट्स बनाना, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बहुत सारे टीचर ये पढ़ाते नहीं हैं पंचायती राज, और ना ही बच्चे पढ़ते हैं, बट आपने अगर ये पढ़ लिया, अच्छे से नोट्स बना लिए, तो आप कहीं ना कहीं 1 या 2 क्वेश्चन बाकियों से आगे होंगे रेस में। ठीक है, बहुत डिटेल में मैंने कराया हुआ है। अब इसका एक और पार्ट आएगा जिसके अंदर हम हरियाणा पंचायती राज को डिस्कस करेंगे। वीडियो बच्चे अच्छी लगती है तो औरों को भी शेयर किया करो, बाकियों को भी ज्ञान बांटा करो, आपके ज्ञान में वृद्धि ही होगी, कम नहीं होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।